एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर करेंट अफेयर्स क्लासेस। जो आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक, वी विल बी गोइंग थ्रू द डिस्प्लेस लेबनानीज रिटर्न एज द सीज फायर कम्स इनटू फोर्स। तो क्या ये कहाँ की बात हो रही है? इजराइल के बगल में। इजराइल वो लड़ रहे हैं आपस में अभी लेबनान में। जो मेन ऑर्गेनाइजेशन था जिसे लड़ रहे थे इजरायली, दैट वाज द हिजबुल्ला। हिजबुल्ला से लड़ रहे थे। तो अभी इन्होंने सीज फायर किया है कि अब एक दूसरे पर अटैक कुछ दिन के लिए नहीं करेंगे। ठीक है। Then we will see that the Adani Green denies bribery and the US FCPA violation charges stock recovered sharply. तो यहाँ पे जो यूएस के जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने बोला था कि ब्राइबरी का केस है, अदानी उसको डिनाई कर रहे हैं। तो इस यही है मेन ये मैटर चल रहा है। जस्ट हम देखेंगे कि उनका जो लॉ यूज कर रहे हैं दैट इज द फॉरेन करप्शन प्रिवेंशन एक्ट, आई थिंक वही है। ओके। Then we will see that the aid needed to meet the cost of the controlling plastic. तो अभी बुशान कहाँ पे है? साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में प्लास्टिक के प्रिवेंशन को लेके, बैन को लेके, कैसे इसको कंट्रोल करें, कैसे इसको रेगुलेट करें, उसके लिए ग्लोबल लेवल पे एक मीटिंग चल रही है। अभी कहाँ पे चल रही थी? दिस वाज ड्यू फॉर द क्लाइमेट चेंज, और ये चल रहा था कहाँ पे? बाकू, अजरबैजान। बाकू के बगल में कौन सा? कैस्पियन सी है, बहुत फेमस है। कैस्पियन सी है ना? कैस्पियन सी को ही टच करता है, एक बार मैप में देखिएगा आप लोग। ठीक है। तो बाकू में जो चल रहा था दैट वाज फॉर द, किसके लिए? क्लाइमेट चेंज में क्या रोकना चाहते थे? ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज कम करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। दैट वाज द मेन। यहाँ पे जो बुशान में चल रहा है दैट इज फॉर द प्लास्टिक, कि प्लास्टिक को कैसे कम किया जाए, क्योंकि उससे भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है। तो ये सब मेन पोल्यूशन है ड्यू टू द प्लास्टिक। देन वी विल सी दैट अराउंड 2 लाख चाइल्ड मैरिज वर प्रिवेंटेड इन ईयू। ठीक है। तो 2 लाख चाइल्ड मैरिज, इंडिया का पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो चाइल्ड मैरिज का केस है वो इंडिया में है। जैसे राजस्थान हुआ, झारखंड हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, यहाँ पे चाइल्ड मैरिज के केसेस अभी भी हैं। क्यों है चाइल्ड मैरिज के केसेस? एक तो कल्चर, जो हमारा ट्रेडिशन है। दूसरा इकोनॉमिक, ज़्यादा अगर यहाँ का कल्चर ये है कि हमारे जो स्क्रिप्चर है उसमें मेंशन है कि पॉवर्टी आने के पहले ही आप कर दीजिए। दूसरा कि गर्ल्स का ऑनर से देखते हैं, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल, या एक्स्ट्रा मैरिटल तो मैरिज के बाद होता है, कहीं पहले ही उनका रिलेशनशिप शादी के पहले ही ना हो जाए तो ऑनर की बात आ जाती है। और तीसरा चीज ये है कि माना जाता है कि लड़की का एज बढ़ता जाएगा तो हमें जो डाउरी देना है उसका अमाउंट बढ़ते जाता है। एज कम है तो जल्दी जल्दी हम पैसे लेके निपटा सकते हैं। तीसरा ये होता है कि जब गर्ल्स का एज बढ़ते जाता है तो वो डिसीजन मेकिंग भी लेने लगती है, हो सकता है वो मना कर दे शादी से, तो पहले ही से ही आप कंट्रोल कर लें। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज द मेन कॉज। और एक रीजन और भी है कि ऐसा भी लोग सोचते हैं कि विमेन्स जो गर्ल्स हैं बर्डन है, पढ़ाई लिखाई में क्यों खर्चा करें, वो वाला पैसा हम मैरिज में लगा के शादी करके पहले ही वो अपना छुटकारा पा लें। ओके, देन वी हैव द यू हैव नो मनी व्हाई रिफ्यूज पीएमजे एड। तो दिल्ली गवर्नमेंट एंड वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट जो यूनियन का आयुष्मान भारत स्कीम चल रहा है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। दिल्ली का ये केस, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ इस समय सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, वही सुनवाई चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब आपके पास पैसे नहीं है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ये कह रही है कि सेंटर हमें पैसे नहीं दे रही है, हमारे पास एक पैसा नहीं है हेल्थ के लिए खर्च करने के लिए, तो यही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब आपके पास पैसे नहीं है, और ये तो अगर आप पीएम जो जन आरोग्य योजना है अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो यूनियन पैसा देगा आपको, तो आपको ले लेना चाहिए था, लोगों को भी फायदा होगा। इनका दिल्ली गवर्नमेंट का यह है कि ऑलरेडी हम 1 करोड़ का इंश्योरेंस स्कीम चला रहे हैं, इनसे बढ़िया वाला। तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, जो भी है पॉलिटिकल कंसीडरेशन है, तो उससे लोगों का घाटा हो रहा है। इसी बात को लेकर मेन डिबेट चल रहा है। तो यू शुड नो दैट द पीएमजे जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके अंडर में क्या क्या फैसिलिटी दे रही है? इंश्योरेंस स्कीम है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल का अगर आपका डिजीज है या ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी टर्शियरी क्या होता है? जैसे प्राइमरी हो गया कि नॉर्मल आपको जुकाम बुखार हुआ है, आप गए मेडिकल क्लिनिक पे दवा लेके आ गए, कोई आपको जांच वाच की उतनी जरूरत नहीं होती है। सेकेंडरी में ये हो गया कि आपको जांच लिख दें, जैसे कि एक्सरे के लिए या सीटी स्कैन लिख दें, कुछ ऐसे लिख दें,
तो वो सेकेंडरी में आ जाता है। टर्शियरी में क्या आता है, जैसे कि आपको आईसीयू में जाके होना पड़े, उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी सर्जरी, जैसे आपने कहा सर्जरी करना पड़े, जैसे हार्ट अटैक के केस में आईसीयू में रखते हैं 8 दिन 10 दिन जब तक सब कुछ सही ना हो जाए, तो वहाँ पे तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी के लिए है 5 लाख फॉर द वन फैमिली एंड फॉर 1 ईयर। कंफ्यूज नहीं होना है, 1 ईयर में आप 5 लाख का यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर 5 लाख आपके लिए अलॉट हो जाएगा। ये इंश्योरेंस स्कीम है, मतलब ये नहीं है कि पहले पैसा मिलेगा, आपका दवा ववा करवा लेंगे, उसके बाद जो पैसा होगा वो आपका कट जाएगा, या आपने पे किया है तो आपको वापस वो दे देंगे। इंश्योरेंस में ये होता है कि आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, टूट जाता है तो फिर उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। सेम इज विद दिस एज वेल। ओके, राबड़ी देवी डिमांड सेपरेट मिथिलांचल टू बी कार्व्ड आउट ऑफ बिहार। तो मिथिलांचल एरिया में मिथिला एक लैंग्वेज होता है, उसको हम वो बिहार का एक लार्ज पॉपुलेशन उसको बोलते हैं, जैसे भोजपुरी है, मिथिला भी है। तो ये है कि मिथिला जो रीजन है उसको भी कुछ पार्ट इसमें झारखंड का भी आ जाता है और कुछ पार्ट ईस्टर्न बिहार का आता है, झारखंड का वेस्टर्न वाला पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार, वो मिला के ये लोग डिमांड करते हैं कि एक नया स्टेट बना दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। जो मैथिली है, मैथिली इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ शेड्यूल 8 दैट इंक्लूड द ये जो जितने भी लैंग्वेज हैं, 22 लैंग्वेज हैं इस समय, जिसको हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज के जैसे रिकॉग्नाइज किए हुए हैं। तो शेड्यूल 8 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है शेड्यूल 8, अलग से उसमें हमने जितने भी लैंग्वेज को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया है उसको उसमें रखा गया है। सो दिस इज पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1 रीजनलिज्म। रीजनलिज्म में ये बात होता है कि आप अपने रीजन की डेवलपमेंट की डिमांड करते हैं, एक नए रीजन की जो जो कमियां होती है या जो जो होता है उसके बेसिस पे आप प्रोटेस्ट करते हैं, और नए रीजन के नाम पे आप नए स्टेट की भी मांग करने लगते हैं, जैसे कि मिथिलांचल की मांग हो रही है, अपने पूर्वी यूपी में हम लोग पूर्वांचल की मांग करते हैं। तो ऐसे काफ़ी जगहों पे, जैसे मराठावाड़ा महाराष्ट्र में, यहाँ पे असम में कौन सा मांग करते हैं, बोडोलैंड, बोडोलैंड असम में मांग करते हैं, ऊपर वाला जो सिक्किम और नेपाल के बीच का एरिया है। नेक्स्ट न्यूज इज द सूट क्लेम्स शिवा टेम्पल इन द अजमेर दरगाह। तो अजमेर दरगाह किस लिए फेमस है, कौन से वहाँ पे सूफी संत के लिए फेमस है, गरीब नवाज उनको कहा जाता है, यू मस्ट बी नो, क्या नाम है, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, तो वहाँ पे ये हो रहा है कि वहीं पे शिवा टेम्पल भी है, अब हर जगह यही सब डिमांड चल रहे हैं। तो थोड़ा सा हम मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि कब थे, क्या टाइमिंग था। सो इट विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1 सोसाइटी, ये आपस में हारमोनी का जो बात है, और जीएस पेपर 1 हिस्ट्री का भी पार्ट होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनके बारे में पढ़े। नेक्स्ट न्यूज इज द कन्वर्जन टू गेट जॉब अमाउंट टू ए फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी एक केस आया है जिसमें एक क्रिश्चियन, कुछ ऐसे केसेस बहुत से आते हैं, जैसे ये जो केस है उसमें एक क्रिश्चियन थे एंड उन्होंने कन्वर्ट अपने आप को हिंदू में कर लिया था, लोअर कास्ट का, और लोअर कास्ट के थ्रू उन्होंने एससी का सर्टिफिकेट लेके जॉब ले लिया था। बाद में ये पता चला कि सिर्फ जॉब लेने के लिए कन्वर्जन हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कन्वर्जन ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अनुसार आपको देते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपको जो रिलीजन जिसका भी प्रिंसिपल लगे वो आप अडॉप्ट कर लीजिए, पर इसके नाम पे आप फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप जॉब पाने के लिए कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जब आपका किसी धर्म में आपका एकदम प्रिंसिपल लगे कि बहुत अच्छा है, आपकी रुचि आ जाए, व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग द टीनेट्स, जो उसके ट्रेडिशन है, कस्टम है, तब आप कन्वर्ट करते हैं, तब वो लीगल माना जाएगा। लेकिन सिर्फ बेनिफिट के लिए अगर आप करते हैं, वो भी इस टाइप का बेनिफिट जैसे कि आप रिजर्वेशन के लिए, दैट विल बी नॉट कंसीडर एज द प्रॉपर वे, इलीगल उसको कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसका मिसयूज भी हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है उसको देखते हैं। धनुष फाइल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट सूट अगेंस्ट द नयनतारा इन मद्रास। तो यहाँ पे है कि कॉपीराइट जो है, दिस इज पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। कॉपीराइट कैसे आता है, जब आप कुछ इनोवेटिव करते हैं, जैसे आप कोई बुक लिख दिया, जैसे आपने कोई मूवी बना दिया, जैसे न्यू सॉन्ग बना दिया, कुछ आपने लिरिक्स लिख दिए, तो कॉपीराइट उस पे हो जाता है अलग अलग एरिया में। तो कॉपीराइट का जो लॉ है, किसके थ्रू हम गवर्न करते हैं इंडिया में, क्योंकि कॉपीराइट अगर बचाया नहीं जाए तो कोई भी किसी का यूज करेगा।
कोई भी बहुत मेहनत करके कुछ भी क्रिएट करता है ना, तो फिर आदमी नया क्रिएट क्यों करेगा, उसका यूज कोई और कर ले। तो इसीलिए हम बाय द कॉपीराइट लॉ जो है उसके थ्रू हम इसको प्रोटेक्शन देते हैं। दैट इज अंडर द एक पेटेंट का ये भी एक फॉर्म ही है। जैसे पेटेंट कराते हैं, कोई नया इन्वेंशन होता है, कॉपीराइट लिटरेचर में होता है। कुछ आपने लिटरेचर में लिखा, पोयम लिखा, या आपने कोई सिनेमा में कुछ आपने स्क्रिप्ट लिखा, ये सब कॉपीराइट में आता है। Then we will see that the SIT probing हेमा पैनल रिपोर्ट should appoint the nodal officer। तो सिर्फ हमें ये जानना है कि हेमा पैनल रिपोर्ट बहुत न्यूज में है। This panel is to investigate the sexual harassment cases into the मलयालम इंडस्ट्री। मलयालम जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत से केस थे जहाँ पे डायरेक्टर्स हो या सुपरस्टार हो, वो वीमेंस जो आर्टिस्ट थे उनके खिलाफ बहुत सा एक्सप्लॉयटेशन का केसेस था। तो कुछ विमेंस जो एक्ट्रेस थी, जो वहाँ के आर्टिस्ट थी, उन्होंने पहले कुछ एफआईआर किया, उसके बाद बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा, तो उसके बाद ये पैनल बैठाया गया। पैनल ने पाया कि सच में जो फिल्म इंडस्ट्री है मलयालम की, वहाँ पे विमेंस के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से निगेटिव इन्वायरमेंट है। जैसे कहीं पे भी उनका फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे काफ़ी इस तरीके का है कि विमेंस होने का बहुत निगेटिव इम्पैक्ट है, खासकर उनके साथ एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो हेमा पैनल रिपोर्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में है। काफ़ी इसको पहले केरला की गवर्नमेंट पब्लिकली नहीं दिखाया, गवर्नमेंट ने उसको रख लिया था क्योंकि उसमें बड़े बड़े नाम थे, बहुत से सुपरस्टार के नाम थे। लेकिन धीरे धीरे जब प्रेशर पड़ा है तो वहाँ की केरला की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको पब्लिकली रिलीज किया है। अब ये है कि रिलीज किया है, लेकिन उसमें भी बहुत से नाम को उन्होंने ओपनली रखा नहीं है पब्लिक डोमेन में, और जिनका नाम रखा है तो अब हो रहा है कि फिर इन पर केस चलाना चाहिए। लेकिन अब दिक्कत यह है कि ये जो केसेज हैं वो 10 साल 15 साल पुराना है। आप पहले का केस बहुत बाद में चलाते हैं तो दिक्कत आता है, क्योंकि एविडेंस नहीं बचता है, मोटिवेशन क्या है उसको भी बहुत कुछ देखा जाता है। तो दिस इज द केस, इसीलिए ये काफी न्यूज में है। सिर्फ आपको ये जानना है कि हेमा पैनल रिपोर्ट किससे एसोसिएटेड है। सेम इज विद द डीकूना पैनल। ये जो है दिस इज फ्रॉम द कर्नाटका। वहाँ पे कर्नाटका के गवर्नमेंट के खिलाफ एक एलिगेशन था कि जब कोविड-19 था उस समय जितने भी ये कोविड-19 से रिलेटेड फंडिंग थी उसमें बहुत करप्शन हुआ था। जैसे आपने हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे दिए, उसमें काफ़ी घपलेबाजी हुआ था। फिर आपने और भी चीज़ें, उस समय ऑक्सीजन, वो वेंटिलेटर्स, काफ़ी उसके लिए पैसे आ रहे हैं, उस सब में काफ़ी कुछ करप्शन के केसेज हैं। तो उसको लेके एक पैनल बैठा है कि किस लेवल पे करप्शन है, उसको ये जांच रही है। पीसीएस के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम पूछ के पूछ देगा किससे एसोसिएटेड है। अभी तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन एक साथ जब 5-6 नाम दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कर्नाटका से है, कौन मलयालम से है, कौन केरला से। जैसे ये मलयालम केरला से रिलेटेड है एंड दिस इज कर्नाटका से रिलेटेड है। ठीक है। Then we will read the ASI issue notice to stop construction at the temple in शिवमोगा। तो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे लेकिन केस ये है कि वो हिंदू टेम्पल बना रहे हैं, लेकिन ये है कि जो पहले से टेम्पल है वो एक तरीके से पब्लिक है और ये एक मठ का है, वो मठ इंक्रोच कर रहा है। तो उसको लेके है कि वो पहले से ही एएसआई ने उसको मॉन्यूमेंट्स के जैसे घोषित करके रखा है। ये एक नया मंदिर बना रहे हैं, तो कहीं पे भी अगर कोई एरिया मॉन्यूमेंट डिक्लेयर्ड है तो वहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है। तो उसी को लेके तो हम यहाँ पे मेन एएसआई को जानेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या हिस्ट्री है, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, तो थोड़ा हिस्ट्री का हम देख लेंगे। देन वी विल सी दैट द फेयर शेयर पर्टिकुलरली विद द, हम देखते हैं कि डिजिटल मीडिया जो अभी सोशल मीडिया या ओटीटी जो अभी आ रहा है इवॉल्व होके, उसके कारण जो नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ मीडिया है, न्यूज़पेपर है या टीवी पे जो आके हम देखते थे, टेलीविजन पे न्यूज़, उस पे काफ़ी इनका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि अब लोग सब कोई 2 मिनट 4 मिनट का रील्स या और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, प्रॉपर बैठ के टीवी का टाइमिंग देख के नहीं, जब न्यूज आया तभी आप खोल लेते हैं। तो पहले होता था आपका टाइम होता था, या पहले आपको पेपर आएगा, टाइम लेके आपको 1 घंटा बैठना पड़ेगा, फिर आप पलट पलट के देखते थे। अब ये बात हो रही है कि जो सोशल मीडिया आ गई है वो यूज कर रही है, जितने भी डिजिटल मीडिया है वो यूज कर रही है इनका। ट्रेडिशनल मीडिया से लोग पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद क्या होता है, ये अपना अलग प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया।
तो यहाँ पे डिबेट ये चल रहा है कि मेहनत तो ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है, फॉर एग्जांपल जैसे दैनिक जागरण हुआ या दैनिक भास्कर हुआ, वो अपने न्यूज़ रिपोर्टर को भेजता होगा, फिर पूरा एक टीम बैठाता होगा, उसके बाद वो न्यूज़ लिखा जाता होगा, फिर उसका रिव्यू होता होगा, डेटा चेक करते होंगे कई जगहों से, उसके बाद वो न्यूज़ बनाते होंगे। तो उसमें उनका बहुत रिसोर्स लगता होगा और बहुत टाइम कंज्यूम होता होगा। लेकिन जो न्यूज़ पब्लिश हो गया और कोई उसको पढ़ के तुरंत बता दिया आपको न्यूज, और वो न्यूज चैनल चला रहा है, तो उसका रिसोर्स कम हो गया पर बेनिफिट ज्यादा है। एक तो तुरंत न्यूज बताएगा और दूसरा उसका कोई भेज के वेरीफाई भी नहीं करवाना है, वेरीफाई सब वो ट्रेडिशनल न्यूज से कर ले रहा है। जैसे अब यहाँ पे मैं तो एक करंट अफेयर्स का क्लास ले रहा हूँ, मैं न्यूज़ नहीं चला रहा हूँ, तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट। और लेकिन मैं प्रमोट करता रहता हूँ कि आप द हिंदू खरीद के पढ़िए, ओके। लेकिन मानिए कोई न्यूज़ चैनल ही चला रहा है और दूसरे न्यूज़ को ही वो पोस्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा फायदा इसमें है कि जो YouTube है प्लेटफॉर्म, उसका एकदम बिना किसी हार्ड वर्क का पैसा कमा रहा है। वो तो कोई मेहनत नहीं किया ना, आपने प्लेटफॉर्म दे दिया, न्यूज उन्होंने किसी और को लाए, जो वो न्यूज चला भी रहा है तो वो भी एक मेहनत किया होगा, रिसर्च किया होगा, उसके बाद कर रहा होगा। लेकिन उसमें से जो कट होता है, जैसे यूट्यूब पे चलाया, यूट्यूब क्या करता है, दूसरे लोगों से अपना एडवर्टाइजमेंट का पैसा लेता है और आप जो न्यूज चलाएंगे उसके पहले वो चला देगा, फिर बीच में चलाएगा, उसी से पैसे कमाते हैं। तो उसका तो एकदम फ्री में आ गया ना, कि प्लेटफॉर्म सिर्फ है, कोई और न्यूज किसी और का उठाया वो चला दिया, तो उसका तो फायदा है। लेकिन जो बिग प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफी इसका फायदा उठा रहे हैं। तो डिबेट यही चल रहा है कि कोई लॉ होना चाहिए कि अगर ठीक है आपने चला लिया, तो जो उससे बेनिफिट हो रहा है, तो जो ओरिजिनल न्यूज क्रिएट कर रहा है उसको शेयर कीजिए आप पैसा। जैसे आप तो कमा ही रहे हैं लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है ना। जैसे मानिए दैनिक जागरण से कोई न्यूज उठा के न्यूज बना लिया और उसके मिलियन ऑफ व्यूअर्स चले गए, खुद उसके पैसे मिलेंगे। फिर यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म पे चला रहा है, वो अपने मिलियन ऑफ व्यूअर्स को दिखा के कई कंपनियों से ऐड का वो लेगा ना, बजट लेगा, फिर वो ऐड चला रहा होगा, तो वो कमा रहा है यूट्यूब। लेकिन जो असली में बना है उसको कुछ नहीं मिला ना। दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर या द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर है जो जो जमीन पे काम कर रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं यही बात हो रही है कि एक लॉ बने जहां पे जो बेनिफिट शेयरिंग हो रही है, दैट शुड बी द विद द ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर एज वेल। यही यहाँ पे मेन चल रहा है। दूसरी बात इस पे ये डिबेट चल रहा है कि जो गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि फेक न्यूज भी डिजिटल मीडिया वाले चलाते हैं। जैसे अब यूट्यूब पे तो कोई भी न्यूज बना सकता है ना, उस पे तो कोई सेंसरशिप है नहीं, उनका तो कुछ नहीं है, वो कुछ भी दिखा सकते हैं। जैसे अभी आप जब कोविड चल रहा था आप देख रहे थे, या जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब न्यू नोट आने की बात हो रही थी, तो नहीं कितने लोग डिजिटल मीडिया पे चला रहे थे कि एक चिप लगेगा, चिप लगा हुआ नोट आएगा। ऐसे बहुत से फेक न्यूज आते हैं जो आप देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं फेक न्यूज को कैसे कर्व किया जाए, तो फेक न्यूज को कर्व करने के लिए एक ये डिबेट चल रहा है कि गवर्नमेंट खुद रेगुलेट करे, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर रेगुलेट करना स्टार्ट कर देगी तो वो क्या है, अपने खिलाफ कोई भी न्यूज नहीं चलने देगी, गवर्नमेंट रेगुलेशन में आ जाएगी। तो एक तो थर्ड बॉडी बना के कराए, या दूसरा चीज ये है कि गवर्नमेंट खुद लोगों को इतना एजुकेट करे कि वो हर चीज पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करें। अगर यूट्यूब या किसी पे भी देख रहे हैं, दे शुड वेरीफाई और जगहों पे कि अगर दालचीनी खाने से आपका कैंसर सही हो जाता है तो ये सही है कि नहीं, एक बार यू शुड गेट द एक्सपर्ट ओपिनियन। सिर्फ आपने यूट्यूब पे देखा और दालचीनी खा के आप कैंसर सही कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड ना। मतलब कुछ भी चल जाता है। जैसे आप कोविड में कोरोनिल बाबा रामदेव का चल रहा था, बाबा रामदेव चला रहे थे कि कोविड का दवा उन्होंने खोज लिया है। तो कहीं ना कहीं फेक न्यूज का भी इश्यू डिजिटल मीडिया पे बहुत है। ओटीटी जो है, जितने भी ये प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इनमें इसकी भी इश्यू आ रही है। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 डिजिटल मीडिया एज वेल एज गवर्नेंस, जो जीएस पेपर 2 का पार्ट है मेंस का। देन वी विल सी दैट द बैन दिस कार्सिनोजेनिक हॉर्ट-बॉर्न ड्रग, एक गैस के लिए दवा आती है, उसका काफी पहले यूज होता था, बीच में पता चला कि उसको उस दवा से कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो कई देशों में बैन कर दिया, पर इंडिया में भी अभी भी चला रहे थे। तो उसी को लेके है कि कैसे इंडिया में डिस्पाइट 2020 में ही और देशों ने बैन कर दिया, इंडिया में कैसे इतने दिनों से तक चल रहा था, क्या इसके पीछे रीजन था, और रेगुलेटरी जो हमारा मैकेनिज्म है वो इफेक्टिव है कि नहीं, उसी पे यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस है। वी विल सी दैट। Then we will see that the financial tightrope walk for the AP आंध्र प्रदेश। यहाँ पे है कि आंध्र प्रदेश अभी जितने भी आप गवर्नमेंट देखेंगे, स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो या जितना भी अब इलेक्शन हो रहा है, फ्री बीज के नाम पे हो रहा है। फ्री बीज का मतलब होता है कि आप
इलेक्शन में जाइए और कोई कह रहा है कि हम 1500 पर महीने वीमेंस को देंगे, तो आप कह दीजिए 2000 देंगे। आजकल सबका एक ही है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, बस फ्री बीज पे चल रहा है। कोई ये कह दिया कि बेरोजगारी के लिए हम 3000 देंगे, तो आप जाके कहिए 3500 देंगे। सबका आप आजकल देखिएगा, सबका जो मैनिफेस्टो है सेम ही है, फ्री बीज पे ही चल रहा है। तो आंध्र प्रदेश इलेक्शन के पहले वहाँ की जो एनडीए पार्टी, जो आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी थी, बीजेपी थी, और वहाँ की एक और लोकल पार्टी थी, तीनों मिलकर लड़े थे। उन्होंने सुपर 6 एक प्रॉमिस किया था, 6 चीजें कि हम गैस सिलेंडर 3 एक साल में फ्री देंगे, वीमेंस को 1500 रुपए देंगे, ऐसे ऐसे उन्होंने 6 प्रॉमिस किए थे, उसका नाम था सुपर 6। अब ये है कि जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, आप प्रॉमिस तो कर देते हैं, लेकिन आपके पास इनकम भी तो होना चाहिए। इनकम तो सेम रह रहा है, ऐसा तो है नहीं आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप न्यू बिजनेस ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं या न्यू कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे कि आपका इनकम बढ़ जाए। इनकम सेम है, आप अपना फ्रीबीज का जो बर्डन है वो बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे घर में है, कमाई नहीं बढ़ रही है, लेकिन आपका जो डिमांड है कि हर 2 दिन पे आप चिकन भी खाएंगे, उसके बाद आप घूमने के लिए टूर पे जाएंगे, शिमला मनाली हर महीने, इस तरीके का आपका बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इनकम किसी का नहीं बढ़ रहा है। तो एक समय आ जाएगा ना कि जब आप जितना कमा रहे हैं उतना खा रहे हैं, उसके बाद ये हो जाएगा कि जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खा रहे हैं, तो उधार लेना स्टार्ट करेंगे। फिर एक लेवल आ जाएगा कि उधार इतनी हो जाएगी कि कोई और भी उधार नहीं देगा, फिर आप ऐसे करते करते मतलब बेचना स्टार्ट करेंगे चीजें, तो चीजें खराब हो जाती है। आंध्र प्रदेश का भी यही हाल है, इनके ऊपर बोरोइंग बहुत ज्यादा है। अब ये है कि ये अभी 6 जो प्रॉमिस किए हैं उसमें से 2 को तो अनाउंस कर दिया कि ये है, लेकिन अभी 2 को जो अनाउंस किया है वही फुलफिल करना बहुत मुश्किल है। बाकी का 4 का तो बहुत अलग बात है, तो उसी पे यहाँ पे मेन डिस्कशन है। Then we will see that the tax cut may have the saved 3 लाख करोड़ for the India's corporates। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि इंडिया का जो कॉरपोरेट सेक्टर है, कंटिन्यूसली जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, खासकर 2019 के बाद से कंटिन्यूसली इन्होंने कॉरपोरेट टैक्स कम किए हैं। पहले 25% जो इसका आमदनी, जैसे कॉरपोरेट टैक्स ये होता है, कंपनियां जो कमाती हैं, जैसे हम लोग कमाते हैं तो हम इनकम टैक्स देते हैं, कंपनी जो कमाती है ओवरऑल जो इनका बेनिफिट है उस पर वो लोग कॉरपोरेट टैक्स देते हैं। कॉरपोरेट टैक्स पहले 25% था, जो जिस कंपनी की आमदनी 400 करोड़ तक थी, और 400 करोड़ से जो ऊपर के थे उन पे 30% था। बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने 2019 में जस्ट इलेक्शन के पहले ये कॉर्पोरेट टैक्स को घटा के 22% कर दिया। ठीक है, तो अब ये पाया जा रहा है कि कंटिन्यूअसली कॉर्पोरेट जो टैक्स देते थे वो बचा ले रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है वो कंटिन्यूअसली घट रहा है, और इससे ये हो रहा है कि कॉर्पोरेट का ग्रोथ ज्यादा है, उनका इनकम कंटिन्यूअसली जितने गति से बढ़ रहा है, जितने ग्रोथ रेट से बढ़ता है, इनकम टैक्स का जो हमारा इनकम टैक्स छोड़िए, कॉर्पोरेट टैक्स का जो ग्रोथ है वो उतने तेजी से नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स है ना, इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स होता है, लेकिन कंपनीज के लिए ये कॉर्पोरेट टैक्स होता है। ये दोनों जो इनकम टैक्स हम देते हैं और जो ये कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ में आ रहा है ना। डायरेक्ट टैक्स आपको पता रहेगा कि आपका इतना कमाई है, इसलिए आप पे ये टैक्स आप ही से लिया जा रहा है, इनका जो कमाई होगा इनसे लिया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स बताया नहीं जाता है, वो अंदर छुपा रहेगा। जैसे आप जाएंगे कुछ भी खरीदने, चीनी या आप दाल खरीदने जाएंगे या आप कोई मेडिसिन खरीदने जाएंगे, तो उस पर पहले से जीएसटी लगा होता है। या आप किसी रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो पहले से जीएसटी वो आपसे बिना पूछे ही वो बना के देगा। आप जाए खाने या वो जाए खाने, कोई भी जाएगा उस पर वो जीएसटी बन के आएगा। तो जीएसटी ये सब चीजें इनडायरेक्ट टैक्स होती हैं, क्योंकि ये हमें साफ साफ हमें नहीं बताया जाता, वो ऐड होके आता है, वो इनकम पे नहीं डिपेंड करता, इंडिविजुअल का नहीं होता, वो सबको वही रेट होगा। अंबानी भी जाएंगे तो वो भी अगर सामान खरीदेंगे, अगर उस रेट का हॉर्लिक्स जाके खरीदेंगे, तो जो जीएसटी देना होगा उनको भी उतना ही देना होगा जितना कि एक मजदूर जाएगा या जितना कोई एक मिडिल क्लास जाएगा, कोई भी। क्लियर हो रहा है? तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है जीएसटी, ये सब रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। रिग्रेसिव इसलिए कि ये सब पे बराबर लग रहा है, तो इससे समाज पीछे जाएगा ना, कि अमीरों को भी आप उतना ही ले रहे हैं। अंबानी से भी आप हॉर्लिक्स पे 10 ही रुपए ले रहे हैं, और एक रिक्शा चलाने वाला जा रहा है उससे भी आप 10 ही रुपए जीएसटी ले रहे हैं। तो आप गरीब अमीर से सेम लेंगे तो रिग्रेशन में है ना, मतलब जो अमीर है उसको ज्यादा टैक्सेशन लीजिए। इनकम टैक्स और ये प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब आपका इनकम बढ़ते जाता है तो स्लैब बढ़ते जाता है। आप लोग देखते होंगे कि 2.5 लाख वालों तक का छूट होता है, 5 लाख तक का आपका एनुअल इनकम है तो कितना 5% हो जाता है, फिर 10% होता है, 15%, 20%, 25% और 30% मैक्सिमम होके हो जाता है। ऐसे बढ़ता जाता है। इनकम बढ़ा तो आपका इनकम टैक्स बढ़ा, यही होता है ना, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। तो गरीब को छोड़ देते हैं, 2.5 लाख से जिसका कम इनकम है तो कोई टैक्स नहीं होगा, इनकम टैक्स नहीं लगता है।
समझ में आ रहा है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है एंड दिस इज ए टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। ओके, यहाँ पे मेन डिस्कशन ये है कि जो कॉर्पोरेट्स है उनको तो फायदा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इनकम गवर्नमेंट का होता है वो उस तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहा है। इंक्रीज गवर्नमेंट का भी हो रहा है क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो तो दिखने में ज्यादा ही लगेगा ना, लेकिन ग्रोथ रेट दोनों का बहुत अलग अलग है। जो जो डिफरेंस है 70% का डिफरेंस है। तो ये डिस्कशन है। लास्ट न्यूज हम लोग करेंगे राइट टू वर्क डिलीटेड। अभी हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो राइट टू वर्क क्या होता है कि अगर मैं मेरे पास कोई जॉब नहीं है तो मैं गवर्नमेंट से जाऊंगा, गवर्नमेंट से ये कहूंगा मैं काम करना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट को जॉब देना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है कि हर एक जितना भी सिटीजन है उनका ये राइट हो कि वो गवर्नमेंट से राइट टू काम करने के लिए अपने अधिकार को मांग सकते हैं कि मुझे काम दीजिए, मैं करूंगा तो पैसे मिलेगा तभी तो मैं जीऊंगा। एक राइट टू वर्क होता है ना, वरना आदमी कैसे जिएगा अगर उसके पास काम ही नहीं है। इंडिया में राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन डीपीएसपी में हमने राइट टू वर्क लिखा हुआ है। धीरे धीरे हमने इसको एक्ट बना दिया था। मनरेगा जो बनाया था वो एक तरीके से राइट टू वर्क पे ही था। मनरेगा, हाँ, मनरेगा में ये है कि अगर आप काम करना चाहते हैं और आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो भी आपको गवर्नमेंट एक साल में 100 दिन का जॉब देगा और मिनिमम जो वेज फिक्स करता है 250 300, हर स्टेट का अलग अलग है, वो आपको मिलेगा। अगर गवर्नमेंट के पास काम नहीं है तो वो आपको पैसा देगा 100 दिन का, लेकिन पैसा देगा मतलब आपका 100 दिन गवर्नमेंट के पास काम है तो वो 100 दिन का तो काम दे देंगे। अगर गवर्नमेंट के पास काम नहीं है तो वो मनरेगा का पैसा आपके अकाउंट में आता है। ये रूल है। तो यही राइट टू वर्क है कि मैं करना चाहता हूँ काम और गवर्नमेंट दे। यही एक स्टेट और एक सिटीजन के बीच में यही रिलेशन होता है ना। अब मनरेगा में अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि सीडिंग करना स्टार्ट किया। सीडिंग का मतलब कि आप अपना आधार को बैंक से लिंक कराइए, फिर आप अपने बायोमेट्रिक से अपना आधार लिंक कराइए, ताकि गवर्नमेंट का ये मानना था कि करप्शन हम कम कर देंगे। क्योंकि आप देखिएगा कि मनरेगा के नाम पे अपने रिश्तेदारों को जो मेन जो पावर होता है वो जो सरपंच के हाथ में होता है। लोकल लेवल पे सरपंच ही किसी को ऐड करता है और उसको हटा भी सकता है। तो अब क्या होता था कि सरपंच अपने जानने वाले जिनका उनका वोट बैंक है, उनके रिश्तेदार हैं वो दुबई में कमा रहे हैं, है वो मुंबई में, है वो दिल्ली में, उनके गांव में मनरेगा के नाम पे पैसा आ रहा है। और जो रियल में नीडी थे, जो सच में भूखमरी से मर रहे हैं, जिनके पास सच में काम नहीं है, उनको नहीं मिल पा रहा था। ये दिक्कत हो गया था। तो अब ऑलरेडी ये था कि करप्शन का केसेस था कि फ्री का था, तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि सीडिंग करा देंगे तो चीजें बच जाएंगी। लेकिन अब दिक्कत है कि उसमें ये था कि अब कितना भी था तो गांव लेवल पे है कि लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है, उनको बैंक में बार बार दौड़ना वाला काम सही नहीं होता है। एक तो बैंक की फैसिलिटी नहीं है गांव लेवल पे। 10-15 गांव में एक बैंक मिलेगा और वो भी फंक्शनल नहीं होता है। आप देखिएगा मैक्सिमम उसमें सर्वर डाउन होगा तो कोई ना कोई इश्यू होता है। आप कभी गांव वाले बैंक में जाइएगा, देखिए बहुत लंबा लंबा लाइन लगा रहता है। अब ये है कि गवर्नमेंट कह रही थी कि बिना सीडिंग किए पैसे नहीं देंगे। और जिनका अगर कई होता है कि गांव में जो लोग खेतों में काम करते हैं उनका ये इरेज होने लगता है। और टेक्निकली इशू भी है। आप देखते हैं लाइट का क्या इशू है, ये बायोमेट्रिक सही से रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते हैं और बैंक वेरीफाई भी नहीं कर पाते हैं। और बैंक कई बार होता है गांव में कि आधार पे आपका नाम कुछ और होगा, राशन पे कुछ और होगा, वोटर आईडी पे कुछ और होगा। वो गवर्नमेंट से ही गलती आती है। अब आम जनता को नहीं पता है, वो उन्होंने कुमार लिखा, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में कभी केयू लिख दिया, कभी कुछ और लिख दिया, तो इस चक्कर में नाम भी मिसमैच हो जाता है और जो बैंक वाले होते हैं तो रिजेक्ट कर देंगे। अब वो अनपढ़ आदमी, अगर आप कभी बैंक में आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे कितना दिक्कत होता है। आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी वो दौड़ा देते हैं कि ये लेके आओ, वो लेके आओ। एक आदमी जो अनपढ़ है, मनरेगा में कौन काम करेगा? वही काम करेगा ना जो लेबर वाली काम कर रहा है। नो एजुकेशन, उनके बच्चे भी नहीं पढ़े लिखे हैं। अब उनके लिए सोचिए कितना वो दौड़ाते होंगे कि ये लेके आओ, फिर वो लेके आया, फिर दोबारा। तो इससे लेके कई जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो इन्होंने सीडिंग किया, सीडिंग तो करप्शन हटाने के लिए किया, लेकिन दिक्कत है कि गाँव लेवल पे इनकी फैसिलिटी नहीं है। एक तो बैंकिंग नहीं है सही से, उनका बायोमेट्रिक का रीड करने का मशीन नहीं है। तो कई डिजर्विंग जो पहले ऐड हुए थे उनको अब डिलीट कर दिया गया क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हुए, सीडिंग नहीं हुआ। सीडिंग का मतलब जो आपका बायोमेट्रिक है आधार से और आधार आपके अकाउंट से, तभी तो पैसे डायरेक्ट उसमें जाएगा। तो ये इश्यू को लेके यहाँ पे है कि जो राइट टू वर्क ही डिलीट हो रहा है। बहुत से ऐसे वर्कर हैं, नियर अबाउट अभी गवर्नमेंट ने लाखों वर्कर्स का डिलीट किया। तो ये था कि ठीक है कुछ करप्ट केसेस भी थे, लेकिन बहुत से उसमें डिजर्विंग केस भी था कि जो सच में वर्कर काम कर रहे थे उनको सिर्फ पेपर के कारण उन्होंने डिलीट कर दिया। यही इश्यू मेनली यहाँ पे चल रहा था। ओके।